एक महिला जो अमीर बनने और अपने शौक को पूरा करने के लिए ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसकी क्राइम कहानी इतनी विख्यात हुई कि जिस पर कई भाषाओं में फिल्म तक बन चुकी है। ये कहानी हर एक देशवासियों को सुनना चाहिए। एक दिन एक मंदिर के बाहर एक औरत की लाश मिलती है जिसके तन से सभी कुछ जैसे उसके गहने जेवरात यहाँ तक कि उसकी साड़ी उसके शरीर से निकाल लिया गया था। ऐसे ही आने वाले कुछ सालों में 5 और औरतों की लाश मिलती है। ये सभी लाश शहर के अलग अलग मंदिरों से कुछ दूरी पर मिलती थी और सभी के शरीर से महंगी धातु या वस्तुओं को उतार लिया गया था, लेकिन उन सभी के शरीर में कहीं भी चोट के निशान और ना ही जबरदस्ती करने का कोई निशान था। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सभी हत्याएं कर कौन रहा है और कैसे कर रहा है, क्योंकि उन सभी के शरीर में किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं होते थे। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद सबसे विचित्र बात यह निकल कर आई कि इन सभी हत्याओं के पीछे एक महिला थी जिसे कोर्ट ने बाद में फांसी की सजा सुनाई। लेकिन कर्नाटक पुलिस ने बताया यह महिला न केवल 6 लोगों की हत्या की है बल्कि पूरे 20 से ज्यादा हत्या कर चुकी है। लेकिन कोर्ट में केवल 6 लोगों की हत्या ही सिद्ध हो पाई। यह कहानी जितनी सुनने में दिलचस्प लग रही है उतना ही खौफनाक और खतरनाक है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो आपके जीवन में किसी भी चीज पर आंख मूंदकर अंधविश्वास करने से रोकेगी और सतर्कता और सावधानियां बरतने पर मजबूर करेगी। यह कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसने भी पिछली वीडियोस में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखा था उन सभी का नाम इस वीडियो के अंत में लिया जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रेम आज की सच्ची घटना को आप सभी के बीच सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी शुरू होती है कर्नाटक के एक गांव काकगालीपुरा में, जहां एक केनपम्मा नाम की महिला रहती थी जिसका जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। वे जब भी अमीर और रईस लोगों को देखती उसके जीवन शैली ऐशो आराम से बहुत ही आकर्षित हुआ करती थी। वे मन ही मन कभी न कभी ऐसे जीवन शैली को जीने के सपने बुन चुकी थी। लेकिन केनपम्मा के बड़े होने के साथ ही उसकी शादी एक दर्जी से करवा दी जाती है, जिसके बाद केनपम्मा के 3 बच्चे भी हुए। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था और पति दर्जी का काम भी कर रहा था, लेकिन केनपम्मा के सपने जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की थी पूरी नहीं हो पा रही थी। तभी वह एक बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाती है। अपने पति के सभी जमा पूंजी को लेकर एक चीट फंड कंपनी खोलती है। इत्तेफाक से ये कंपनी डूब जाती है और सभी जमा पूंजी भी। तभी धीरे धीरे इन दोनों के बीच छोटा मोटा झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तभी केनपम्मा को लगा कि उसकी जीवन ऐसे ही गरीबी में खत्म हो जाएगी। 3 बच्चों की मां केनपम्मा अपने पति और अपने घर को छोड़ने का प्लान बना लेती है और साल 1998 में एक बेहतर जीवन के लिए अपने गांव काकगालीपुरा छोड़कर बेंगलोर आ जाती है। केनपम्मा बेंगलोर आने के बाद वहां की भीड़ भाड़ में कहीं खो सी जाती है। उसके लिए उसका परिवार मानो एक बीता हुआ कल बन चुका था जिसका ना कोई खबर रखती और ना ही किसी से मतलब। वहां जाने के बाद शुरुआत में किसी किसी के घर में मेड का काम करती, फिर उसके बाद एक सुनार के यहाँ काम शुरू करती है। सुनार मतलब ज्वेलरी या सोने चांदी के दुकान में। वहाँ उसके बड़े बड़े लोगों से जान पहचान बनती है। वे उसके घर भी जाया करती थी। उसे सोने चांदी के चमक में अपनी सपनों को पूरा होने की उम्मीदें नजर आती है। फिर वो सोचती है कि अगर यह सोना उसके पास आ जाए तो उसके सपने पूरा हो सकते हैं, और केनपम्मा कुछ करती भी ऐसा ही है। एक दिन एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करती है, लेकिन वह चोरी करने के बाद पकड़ी जाती है, जिसे दुकान के मालिक ने उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर पुलिस इसे अदालत में पेश करती है और चोरी के इल्जाम में इसे 6 महीने की सजा होती है। 6 महीने वो जेल में रहती है। जेल से निकलने के बाद फिर उसे कोई ज्वेलर्स की दुकान में नहीं रखता, क्योंकि लोग उसे चोर समझते थे। कई महीनों तक उसे कोई काम नहीं मिलता। फिर उसे एक आइडिया आता है और यहीं से उसकी कहानी केनपम्मा से मलिका साइनाइड बनने की शुरुआत होती है। वो जो आइडिया आया था वो आइडिया उसे मंदिर के इर्द गिर्द घूमते समय आया था,
जहाँ लोग कैसी कैसी मन्नतों के लिए मंदिरों के चक्कर लगाया करते थे। तभी वह कुछ मंदिरों में रहना शुरू करती है और देखती है किस तरह के लोग मंदिर आते, कैसी कैसी मन्नतों को मानते और मन्नतें पूरा होने के बाद क्या वो सच में पूरा करते। ये सभी चीजें उसने बारीकी से देखना शुरू किया और फिर फैसला किया कि वो उन लोगों को अपना निशाना बनाएगी जो बेबस है, अकेली है, परेशान है और जो अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए मंदिरों के चक्कर काट रही है, क्योंकि यही सब उसकी आसान शिकार होने वाली थी। 19 अक्टूबर 1999 को केनपम्मा ने अपना पहला शिकार बनाया, जो 30 वर्ष की ममता राजन बेंगलोर के रोसेकोट इलाके की रहने वाली थी। वो मंदिर अक्सर आया करती थी। उसके शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे थे। उसे बच्चा हो इसलिए वे मन्नतें मांगने मंदिर आया करती थी। ये बात केनपम्मा को पता चल जाती है, क्योंकि वह कई दिनों से मंदिर में ही रहती थी और ऐसे सभी श्रद्धालुओं पर नजर रखा करती थी। तभी केनपम्मा धीरे धीरे ममता राजन से संपर्क या दोस्ती बढ़ाती है। फिर उसके बाद एक दिन उसे कहती है तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल पूजा करवाना होगा, पर उस पूजा के लिए एक नियम है। तभी ममता राजन कहती है वो कौन सा नियम है। तब केनपम्मा जवाब देती है तुम्हें पूजा में महंगी साड़ी पहनकर आना होगा और उसके साथ तुम्हारे पास जितने भी जेवर हैं वे सभी जेवर पूजा वाले दिन पहनकर आना होगा। ये सभी पूजा पाठ का प्रोसेस अकेला होगा। इन सभी बातों पर ममता राजन राजी हो जाती है। फिर 19 अक्टूबर 1999 के दिन एकांत जगह पर स्पेशल पूजा शुरू की जाती है। पूजा के दौरान ममता राजन को ध्यान अवस्था में आंखें बंद करने के लिए बोला जाता है, जिसके बाद केनपम्मा ने प्रसाद के नाम पर एक लोटे से जिसमें पोटेशियम साइनाइड मिला हुआ था उसके हाथ में देकर उसे पीने के लिए बोलती है और वह उस प्रसाद को पी लेती है, जिसके बाद कुछ ही समय में ममता राजन की जान चली जाती है। फिर केनपम्मा सभी ज्वेलरी और महंगी वस्तुओं को लूटकर उसकी लाश को मंदिर से कुछ दूर फेंक देती है, जिसके बाद केनपम्मा ने ठीक इसी तरीके से कुछ दिनों में 5 और हत्या को अंजाम दिया। दूसरी हत्या उसने एक 52 साल की औरत एलिजाबेथ का करती है। एलिजाबेथ की पोती कहीं खो जाती है और वे पुलिस को भी इन्फॉर्म करती है, पर उसे उसकी पोती कहीं भी नहीं मिल रही थी। फिर किसी ने उसे मंदिर में पूजा करने और मन्नतें मांगने के लिए कहा, जिसके बाद एलिजाबेथ मंदिर जाना शुरू करती है। वहीं उसकी मुलाकात केनपम्मा से होती है। केनपम्मा ने उसके साथ भी वही हाल किया जो ममता राजन के साथ किया था। उसे भी साड़ी के साथ सभी जेवर में स्पेशल पूजा के लिए बुलाया और एकांत में उसे भी प्रसाद के नाम पर पोटेशियम साइनाइड देकर मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने अपना तीसरा शिकार एक 60 साल की औरत ऐशोधम्मा का बनाया, जो अपने बेटे के शादी के लिए अक्सर मंदिर आया करती थी। उसके भी सभी जेवरात लूटने के लिए उसी तरीके से बुलाया और प्रसाद देकर मौत के घाट उतारा। केनपम्मा ने अपनी चौथी शिकार मुनी अम्मा का बनाया, जिसकी उम्र 60 साल थी, जो एक अस्थमा रोग की शिकार थी। उसकी ये बीमारी दूर हो जाए जिसके लिए वे मंदिरों के चक्कर लगाया करती थी। फिर उसकी मुलाकात केनपम्मा से होती है, जिसने अपने पिछले शिकार के तरह इसे भी अपना शिकार बनाती है और इसके भी सभी जेवरात लूट लेती है। पांचवी शिकार इसकी बनी पिलामा। इसकी भी उम्र 60 साल थी। इसको भी बेंगलोर के एक मंदिर में मारा। और छठी शिकार थी नागबेनी, जो केवल 30 साल की थी। ये शादी के 7 साल बाद भी मां नहीं बन पाई थी। इसे एक बेटा चाहिए था, जिसके लिए ये भी मंदिर आया करती थी। फिर केनपम्मा ने इससे भी दोस्ती बढ़ाई और इसे भी पूजा के लिए बुलाया और पोटेशियम साइनाइड देकर मौत के घाट उतारा। अभी तक इसने पोटेशियम साइनाइड से टोटल 6 कत्ल कर चुकी थी, लेकिन पुलिस किसी भी केस को लेकर इसके करीब भी नहीं आ पाई थी, क्योंकि कुछ घटना इसने बेंगलोर के मंदिरों में दिया तो कुछ बेंगलोर के अगल बगल के गाँव में। पुलिस इन सभी हत्या के कड़ियों को जोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि यह सभी हत्या अलग अलग थानों के अंडर होता और इन सभी थानों में तालमेल की जबरदस्त कमी थी। फिर आ जाता है 2006 की घटना केनपम्मा की काली करतूतों को उजागर कर देती है। लेकिन 1999 से 2006 तक केनपम्मा ने कई हत्या को अंजाम दिया, जिसमें केवल 6 कत्ल की ही कोर्ट में पुष्टि हो पाई। बाकी के हत्या का पुलिस को कोई सबूत मिला ही नहीं।
केन पम्मा ने 2006 में रेणुका नाम की महिला का शिकार बनाया, जिसका पति दुबई में काम करता था। रेणुका अक्सर मंदिर आया करती थी। वहाँ ही उसकी दोस्ती केन पम्मा से हो जाती है और उसे अपनी सारी परेशानियां बारीकी से बताती है। फिर एक दिन रेणुका अचानक से गायब हो जाती है और कभी घर नहीं लौटती। उसका पति इंडिया आता है, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाता है और अपनी तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन करता और पता करता है कि उसकी पत्नी अक्सर मंदिर जाया करती थी और वो लास्ट एक महिला के साथ देखी गई थी, जो केन पम्मा ही थी। तो उसका पति केन पम्मा की हुलिया का स्केच ले जाकर पुलिस में एक बार फिर शिकायत करता है और कहता है कि मेरी पत्नी को इसी ने मारा है, लेकिन पुलिस उस समय इस केस को नहीं सुलझा पाती। इधर केन पम्मा भी फरार रहने लगी थी, अपना ठिकाना बार बार बदलती, लेकिन उसने अपना शिकार बनाना बंद नहीं किया था। पुलिस को भी कई जगह से लवारिस महिला की लाश मिलती रहती थी। इसी दौरान 31 दिसंबर 2008 को पुलिस के गुप्तचर ने एक खबर दिया, जिसने बताया कि एक केन पम्मा जैसी महिला जो एक पोटरी और बैग लेकर बस अड्डे पर खड़ी है। पुलिस फौरन उसे जाकर पकड़ती है और उसके बैग की जांच करती है। पुलिस ने उसके बैग से लाखों रुपए के सोने और चांदी की जेवरात पकड़ती है, जिसके पूछे जाने पर वो बताने में हिचक रही थी। फिर पुलिस थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करती है। उसने जो अपनी काली करतूतों के बारे में बताना शुरू किया तो पुलिस के भी पांव तले जमीन खिसक गई। उसने एक एक कर सभी हत्याओं से पर्दा उठाना शुरू किया और उसने बताया उसका मकसद पैसे और ज्वेलरी लूटने का था और इसको पोटेशियम साइनाइड की जानकारी उसे एक ज्वेलरी की दुकान में मिली थी, जहां वो पहले काम किया करती थी, जहां पोटेशियम साइनाइड को सोने और चांदी को चमकाने के लिए यूज किया जाता था। फिर पुलिस ने उसके पिछले हत्याओं के सभी मामले में सबूत जुटाना शुरू करती है। पुलिस उसके घर से और कई ज्वेलरी को बरामद करती है और केन पम्मा ने कुछ ज्वेलरी को बेच भी दिया था, जिसे भी पुलिस ज्वेलरी दुकानदारों से कड़ी मशक्कत के बाद खोज लेती है। फिर पुलिस कई हत्या के मामले में कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है। फिर 2010 में कर्नाटक कोर्ट का पहला फैसला आता है, जो एक 60 साल की बूढ़ी औरत मुनी अम्मा का हत्या करने का था, जिसमें केन पम्मा को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिर 2012 में दूसरे कत्ल का भी फैसला आता है, जो नागबेनी का हत्या पर था। इसमें भी केन पम्मा को फांसी की सजा सुनाई जाती है। देश के इतिहास में पहला मामला था जहां किसी महिला को फांसी की सजा सुनाई गई। बाकी के अन्य मामलों में भी इसे फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन बाद में ये सभी मामले हाई कोर्ट पहुंचता है और जहां फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। वो आज भी बेंगलोर के एक जेल में बंद है और अपने मौत का इंतजार कर रही है। केन पम्मा जैसी मानसिकता वाले लोग आप सबके आसपास भी हो सकते हैं। इन सभी से सतर्क रहें, सचेत रहें और इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पिछली वीडियोस में जिन लोगों ने कमेंट किया था उसका नाम फरजाना खान, सौरभ सुमन, स्कॉर्पियन, सिंगर रमेश, पूजा यदुवंशी, प्रीति कुमारी, आप सभी से हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं इसी तरीके से हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। अब तक के लिए धन्यवाद। अल्लाह हाफिज।